So now before starting exercise 4.2, एक्सरसाइज 4.2 अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी उसका जो बेस है आपका वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। वो डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस है पूरी एक्सरसाइज, ये उसका कंसेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो एक डेटरमिनेंट है, ये आपका मैंने एक एग्जांपल लिया 3 4 6 5 7 8 1 2 3। ठीक है, और इस डेटरमिनेंट को सॉल्व किया। तो डेटरमिनेंट जो लिया है मैंने, पहले मैं वो लिख ही लेता हूँ 3 4 6 5 7 8 मैट्रिसेस, सॉरी मैं डेटरमिनेंट बोल रहा था। और इसको सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आ रही है ये भी मैंने यहाँ पे नोटिफाई करी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है कि अलोंग एक्सपेंड अलोंग R1 3 7 3 21 माइनस 8 2 16। फिर डायमंड एलिमेंट आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा -4 5 3 15 विद माइनस साइन -1 इंटू 8 -8। फिर ये 6 आ गया, 6 की रो और कॉलम को छोड़ दो, 5 2 10 -7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 21 -16 ये हो गया 5, तो ये हो गया 15 15 -8 हो गया 7, तो ये हो गया -28 10 -7 हो गया 3, तो ये हो गया आपका 18 18 प्लस या तो 18 प्लस ऐसे कर लो या जैसे ये किया -28 प्लस 18 -10। तो डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 5। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको क्योंकि ये सामने होना जरूरी है हमारे लिए प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो मैट्रिसेस क्या थी 3 4 6 5 7 8 1 2 3 और डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी 5। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, ये जो आपका ये जो हमारी मैट्रिसेस थी ए, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। ये जो मैट्रिसेस है इसका ट्रांसपोज निकाला। तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा राइट 3 4 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 7 8, और ये जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसका डेटरमिनेंट निकालता हूँ, ये जो ट्रांसपोज है यानी कि इस मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका डेटरमिनेंट निकालता हूँ तो ये भी 5 के इक्वल आ रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिसेस का जो डेटरमिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डेटरमिनेंट के इक्वल होता है। क्लियर होगी, क्लियर हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिसेस का जो डेटरमिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलो जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको। सेकंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है किसी भी मैट्रिसेस के कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उस डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मैट्रिसेस के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए तो मैट्रिसेस जो डेटरमिनेंट की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है जीरो। जैसे आप देखो प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया है, मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, तो ये हो गया 3, तो 3 को छोड़ दो, 0 -0 0 ही आएगा ना। तो डायमंड एलिमेंट -4, डायमंड एलिमेंट हो गया -4। तो 4 वाली रो और कॉलम को छोड़ो, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, तो ये भी 0। फिर +6, 6 में रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 इंटू 2 0 -0, तो देखो 0 आ रहा है ना। इसका मतलब if all elements of any row or column of determinant are 0 then it is equal to 0। समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिसेस की किसी भी रो या कॉलम के किसी भी अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी जो डेटरमिनेंट होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स होती है और जो उसका ट्रांसपोज होता है उनकी डेटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिसेस के अगर रो और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसकी डेटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। थर्ड देखो, थर्ड में मैंने क्या, ये आपका देखो ये आपकी जो डेटरमिनेंट ये जो मैट्रिक्स से है जो भी चेंजेस करूंगा मैं इसी में करूंगा। देखो इसको कंपेरेटिवली मैंने क्या चेंज किया, जो थर्ड रो थी उसको मैंने चेंज कर दिया।
और चेंज कैसे किया है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैंने आइडेंटिकल कर दिया। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने कि दो रोज को मैंने सेम बना दिया। फर्स्ट रो 3 4 6 थी तो मैंने इसको भी 3 4 6 लिखा। अब इससे क्या हुआ कि जब मैंने इसका डेटरमिनेंट फाइंड किया तो ये 0 हो गया। अच्छा एक और देखो, जैसे आपका फर्स्ट कॉलम क्या है, आपका फर्स्ट कॉलम आपका 3 5 1 था, तो मैंने सेकंड कॉलम को भी मैंने 3 5 1 बना दिया। और जब मैंने इसका डेटरमिनेंट फाइंड किया तो ये भी 0 आया। इससे आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम अगर ये आइडेंटिकल हो तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये क्लियर हो गया भैया? जी? अगर भैया जैसे 3 5 1 वाला है, हाँ, अगर ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो तब भी 0 आएगा? कोई भी, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, कोई भी एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, देन determinant of that matrix will be equal to 0. Is it clear? ठीक है। हाँ बेटा, तो क्या सीखा हमने? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डेटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डेटरमिनेंट के अगर दो रोज और कॉलम अगर सेम हो, आइडेंटिकल का मतलब सेम, तो वो 0 के इक्वल होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको? तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है आपका, देखो ये 3 4 6 था, ये 5 7 8 था। मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। चेंजेस देखो कैसे किए हैं। कैन आई से दैट अगर मैं 3 का 3 टाइम्स करूंगा तो 9 आएगा। मैं 4 का 3 टाइम्स करूंगा तो 12 आएगा। 6 का 3 टाइम्स करूंगा तो 18 आएगा। आएगा ना? तो मैंने क्या किया, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे रो के साथ प्रोपोर्शनल कर दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब सारे के सारे इक्वल टाइम्स हैं। ये भी इसका 3 टाइम्स है, ये भी इस एलिमेंट का 3 टाइम्स है, और ये भी इस एलिमेंट का 3 टाइम्स है। और ऐसे केसेस में भी जो डेटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये कॉलम है आपका, इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, और इसका डबल कर दिया। तो इन दोनों कॉलम को मैंने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया। प्रोपोर्शनल समझते हो ना, कि सारे एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल टाइम्स पर होंगे। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं R3 के, वो सभी के सभी R1 के 3 टाइम्स हैं। यानी कि जो R3 के एलिमेंट्स है वो 3 टाइम्स है R1 के एलिमेंट्स के। और यहाँ पर क्या है, जो C3 के एलिमेंट्स हैं वो C1 के एलिमेंट्स के 2 टाइम्स है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे केसेस में भी जब आप डेटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो 0 के इक्वल आती है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, डेटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अच्छे से पता, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको सारी कैलकुलेशन शो कर दी है, प्रैक्टिकली सब आपको दिखा दिया है कि जब इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 3 18 7 जा 126 माइनस 12 8 जा 96, फिर -4 डायमंड एलिमेंट आ गया। रो और कॉलम को हाइड कर दो, 5 इंटू 18 90, -9 8 जा 72, +6 वाले रो और कॉलम को हाइड करो, 12 5 जा 60, -63। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 90, ये -72, ये -18, ये 0 आएगा। सेम ऐसा यहाँ पर होगा। तो ये प्रॉपर्टी से आपने क्या सीखा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ डेटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम इक्वल टाइम से वो आपका बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि देखो ये 3/6 है तो रेशियो क्या आएगा 1/2। 5/10 रेशियो क्या आएगा 1/2। 1 ये भी 1/2। प्रोपोर्शन समझ गए ना कि रेशियो में इनकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वैल्यू सबकी सेम आ रही है। ऐसे इसको देखो, ये हो गया 3/9 1/3, ये हो गया 4/12 1/3, ये हो गया 6/18 1/3।
है ना सारी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, रेशियो में जो वैल्यू सबकी सेम आ रही है। तो अगर कोई भी दो रो या कॉलम डिटरमिनेंट के इसी तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं, सभी एलिमेंट्स की सेम रेशियो प्रोपोर्शनल वैल्यू आती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट वैल्यू, वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको? ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखो क्या किया, ये था आपका 3 4 6, ये था 5 7 8, ये 1 2 3, यही थी ना हमारी गिवन मैट्रिक्स। क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 3, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। ठीक है, अब जो जो आपका ये डिटरमिनेंट है, इस कॉलम के अलोंग मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट का मतलब, जैसे ये तो 3 5 1 ही रहेगा, और ये 6 8 3 रहेगा, ये 3 5 1 रहेगा, ये 6 8 3। इस कॉलम के अलोंग मैंने इसको सेपरेट करते, यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हो गया 2 4 1, इससे एक डिटरमिनेंट ये बना दिया, और जो राइट वाला पार्ट है 2 3 1, इससे एक डिटरमिनेंट ये बना दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग सेपरेट करते हो, तो उसको सॉल्व करके जो टोटल वैल्यू आएगी, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वही आएगी जो यहाँ आ रही है, यानी कि ये उसके इक्वल ही होगा। समझ में आ गया? समटाइम्स क्या होता है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि ओवरऑल बहुत बड़ी वैल्यू होती है, हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेपरेट करके भी ये इसके इक्वल ही आएगा। ये क्लियर होगी प्रॉपर्टी? किसी भी डिटरमिनेंट को, भाई ये आपका सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम को आपने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस सेकंड कॉलम के थ्रू ही आपने इस डिटरमिनेंट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो वाला जो आपका ये जो रेड वाला पार्ट है, एक तो मैंने इसके थ्रू इसको डिवाइड कर दिया, और ये जो ऑरेंज वाला जो कॉलम है, एक मैंने इसके थ्रू इस डिटरमिनेंट को डिवाइड, बस बाकी तो सेम है। देखो ये तो आपकी वैल्यू सेम ही है, तो किसी भी कॉलम और रो के थ्रू आप डिटरमिनेंट को अगर आप ऐसे सेपरेट करते हो, तो भी जो उसका सम है वो उसकी ओवरऑल वैल्यू के इक्वल ही आएगा, दैट इज 5। इज इट क्लियर? दोबारा बताऊं, नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो ये देखो, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ 5 - 2? लिख सकता हूँ ना। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 7 - 3, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 4। लिख सकता हूँ ना। अब मैंने क्या किया, ये जो रो है जिसमें आपको दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन दो एलिमेंट्स का यूज करके मैंने दो डिटरमिनेंट बना दिए। पहला क्या बनाया, 5 5 1 7 7 2 10 8 3। समझ में आ गया पहला डिटरमिनेंट। अब इन सभी एलिमेंट्स के बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस, जैसे पीछे वाले में प्लस था तो हमने प्लस लगाया। अब देखो 2 5 1 2 5 1 3 7 2 3 7 2 4 8 3। समझ में आ गया कैसे सेपरेट किया? अगर सब में माइनस है तो माइनस आएगा, सब में प्लस है तो प्लस। साइन कॉमन होना चाहिए, पर सारे या तो प्लस हो या सारे माइनस हो। इसे क्लियर? सेपरेट करना आ गया? सर वैल्यूज को हम किसी भी उसमें ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू, हाँ, नंबर। पर साइन सेम होना चाहिए। लाइक माइनस है तो माइनस, आप ब्रेक नहीं करोगे, क्वेश्चन में आपको मिलेगा इस फॉर्म में, वहाँ आप इसका यूज करके इसको सेपरेट करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको ब्रेक करने की नीड नहीं है। हम ब्रेक कर, हाँ, ऐसे नहीं हम नहीं कर सकते बट बहुत रेयर। जनरली क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आपको आएगा। जैसे मान लो कि आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आपको ऐसे मिल गया cos a - b, तो आप क्या लिखोगे इसको, cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसे लिखोगे ना। तो ऐसे अगर कोई कॉलम है आपकी, तो एक डिटरमिनेंट में ये वाला पोर्शन जाएगा आपका, एक डिटरमिनेंट में ये वाला चला जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, सब में प्लस। समझ में आ गया? इसको एक्सपेंड करने से ये इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको अलग अलग कर दिया। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। अब समझ में आ गया अच्छे से? बट इंपॉर्टेंट चीज की इनके बीच में साइन सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर माइनस है तो सारे माइनस, तो प्लस है तो सारे प्लस। ठीक है,
तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको 5 ही रिटर्न कर रहा है। तो क्या सीखा आपने, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डेटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। देखो मैं इन स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट से समझाऊंगा तो स्टूडेंट को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली जो आपको ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको वहीं से समझ में आना, मुझे पता है। इंग्लिश का पेपर तो है नहीं, वहाँ आपको प्रॉपर्टी लिख के आनी है। आपको प्रैक्टिकली जो बात समझाई वो समझ में आ गई। ये तो सिर्फ मैंने आपकी बुक में जो लिखा वो, ये तो अगर आप मेरे से पूछो ना मुझे भी नहीं पता। अगर अभी अब मैं बिना देखे आप बोले उसको लिख के दिखाओ तो मैं नहीं लिखूँ, मैं आपको तो प्रैक्टिकली बता दूंगा कि प्रॉपर्टी क्या है। ये तो मैंने बुक से आपकी एज इट इज छाप दिया पूरा। भैया ये देखो, ये एक स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कि ये देखो ये प्रॉपर्टी है, पर ये क्या है क्या नहीं है यहाँ से समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं 2x2 मैट्रिसेस का यूज कर रहा हूँ, उससे समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स है आपकी 2 4 6 8, राइट। आपने इसका डेटरमिनेंट फाइंड किया, ये आ गया -8। कितना आ गया? -8। -8 नहीं, 8 2 16 -24, यस ये -8 आ गया। कितना आ गया? -8, ठीक है। अच्छा अब इसका ये इस डेटरमिनेंट का 5 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 5 इंटू -8 कितना होगा? -40 होगा ना। अगर ये जो भी वैल्यू आई है, अगर मैं इसका यानी कि जो भी वैल्यू आई अगर मैं इसका 5 टाइम्स कर दूं तो कितना आएगा? -40 आएगा ना। कितना आएगा? -40। अच्छा अब देखो, अब ये जो डेटरमिनेंट था आपका ये था 2 4 6 8, यही था ना आपका, और ये 5 था। मैट्रिसेस में क्या होता है कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वो सभी के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यही होता है ना। और डेटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डेटरमिनेंट में जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या तो किसी रो के साथ करोगे या किसी कॉलम के साथ होती है। इतना समझ में आ गया। डेटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट एक ही बारी में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बारी में या तो किसी रो के साथ होगा या किसी कॉलम के साथ होगा। समझ में आ गई ये वाली बात। जैसे मान लो मैंने R1 के साथ कर दिया तो 5 2 क्या हो जाएगा? 10, 5 4 20, ये आपका एज इट इज हो गया। मैंने R2 के साथ कर दिया तो R2 के केस में ये 2 4 तो एज इट इज आ जाएगा। 5 6 30 और 5 8 40। फिर मैंने C1 के साथ किया, 5 2 10 और 5 6 30। फिर मैंने C2 के साथ किया, C2 के साथ देखो 2 6 तो एज इट इज आ गया, 5 4 20 और 5 8 40। बट सभी केसेस में जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर -40 ही आएगा। देखो 10 8 80 -26 120, ये आपका -40 आ गया। कितना आ गया आपका? -40। अब सभी केसेस में देखो ये -40 ही आएगा। 24 80 -120 -40। तो थोड़ा इसको अब आप देखो ध्यान से देख सकते हो। 24 80 -120, ये भी -40। 10 8 80 -120, ये भी -40। तो सभी में देखो सेम वैल्यू आ रही है ना। तो इससे आपने क्या सीखा? देख ये सारी जो वैल्यू है ये डेल्टा 1 है। इफ डेल्टा 1 इज द डेटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग, यानी कि अगर किसी भी डेटरमिनेंट को किसी भी वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी किसी भी डेटरमिनेंट में किसी भी रो को अगर आप किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहती है जो पहले थी। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। 5 डेटरमिनेंट है, ए की वैल्यू आपकी -40 थी ना। अब 5 को अगर मैं किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ या किसी भी कॉलम के साथ करूँ वैल्यू सेम ही आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है आपकी, देखो 3 4 6 5 7 8 1 2 3। मैंने क्या किया आपको पता है, ये हमने शुरू से हम कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है, राइट। मैंने क्या किया R2 में से ये जो R1 है रो 1 इसके एलिमेंट को माइनस कर दिया।
इसको कहते हैं ऑपरेशन अप्लाई करना। कि रो 2 में मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया कि मैं रो 2 के सभी एलिमेंट से रो 1 के एलिमेंट्स को माइनस कर रहा हूँ। तो अगर 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2। अच्छा माइनस वैसे ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग माइनस होगा। 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 3, और 8 में से 6 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी रो के मैंने आप किसी भी रो के कॉलम में ये ऑपरेशन लगा सकते हो। उस रो के एलिमेंट को किसी के भी रो के एलिमेंट के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई भी इवन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया तो देखो ये भी 5 आ रहा है। इट मीन्स ऐसा करने से, इस ऑपरेशन को अप्लाई करने से भी जो वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट है वो सेम ही रहता है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। अच्छा एक 8 प्रॉपर्टी और है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि ये डेटरमिनेंट है आपका 3 4 6 5 7 8 1 2 3। कैन आई से दैट ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, राइट? और कैन आई से दैट ये आपका C1 है, ये C2 है, C3। तो किसी भी दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपकी डेटरमिनेंट है, मैंने क्या कहा कि R1 को मैं R3 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज का साइन ये ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर R1 है वहां पर R3 लिखोगे, 1 2 3। R2 को तो इंटरचेंज नहीं किया, ये एज इट इज ही रहेगा 5 7 8, और R3 की जगह क्या आ जाएगा 3 4 6। लेकिन जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोबारा देखो, मैंने अब इंटरचेंज कर दिया R2 और R3 को, तो अब डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। R1 तो सेम ही रहेगा, R2 क्या हो जाएगा 3 4 6, और ये हो जाएगा 5 7 8। साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस था, माइनस का साइन चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? तो अगर किसी भी दो डेटरमिनेंट की दो रोज या कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये 8 प्रॉपर्टीज है। क्लियर है सारी? ठीक है।